बच्चों, मैं ब्रजेश सर आज आप लोगों को अगले कड़ी में बीए और बीएड एंट्रेंस के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन से अंग्रेजी इसका होता है ट्राइब्स मूवमेंट। जो जंगलों में रहते हैं लोग, जो जंगलों में जनजाति रहती है, उनके द्वारा जो अंग्रेजों के अगेंस्ट मूवमेंट किए गए थे उन्हें ट्राइब्स मूवमेंट कहा जाता है। और ये ट्राइब्स मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। अक्सर ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन कौन से ट्राइब्स मूवमेंट हुए थे, किसने किया था, कहाँ हुए थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे बहुत अच्छे से समझिए। और क्यों हुए थे, सबसे इसका मुख्य जो कॉन्सेप्ट था, जो ब्रिटिश शासन चल रहा था इंडिया में, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो जंगल में रह रहे लोगों के अधिकारों को समाप्त कर रहे थे, उनके राइट्स को कम कर रहे थे, जंगल के रॉ मटेरियल्स पे अपना अधिकार कर रहे थे, जिसका विरोध इन ट्राइब्स लोगों ने किया। तो अलग अलग नामों से जाना जाता है, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहला बच्चों, सन्यासी रिवोल्यूशन। सन्यासी सन्यासी विद्रोह की अगर बात करें तो ये सन्यासी विद्रोह, ये सन्यासी रिवोल्यूशंस जो था, ये बिहार और बंगाल में फेमस हुआ। और इसको शुरू करने वाले जो थे, जिनका नाम था केना सरकार, 1760 से लेकर 1800 तक, यानी 1760 से लेकर 1800 ईस्वी तक ये चला। तो ये याद रखिएगा सन्यासी रिवोल्यूशन को। उसके बाद फकीर रिवोल्यूशन। फकीर रिवोल्यूशन जो है वो बंगाल में ये हुआ, और इसके मुख्य लीडर जो थे मजनू शाह और चिराग अली थे। ये दो ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने फकीर मूवमेंट को आगे बढ़ाया, फकीर विद्रोह को, रिवोल्यूशन को आगे बढ़ाया। और ये 1776 से लेके 77 तक चला। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, कोल विद्रोह, कोल रिवोल्यूशन। ये झारखंड के छोटा नागपुर पहाड़ियों में हुआ कोल विद्रोह। और बुद्धो भगत और तान्हा भगत, ये दो ऐसे लोग थे जिन्होंने इस कोल रिवोल्यूशन को आगे कंटिन्यू किया। 1829 तक ये कोल विद्रोह चला, इंपॉर्टेंट है। अगला है खासी विद्रोह। खासी रिवोल्यूशन जो है वो मेघालय में, मेघालय स्टेट में खासी नामक एक ट्राइब्स पाई जाती है, और यहीं पर यह हुआ। तीरथ सिंह इसके रिवोल्यूशनरीज थे, मेन लीडर थे, ये याद रखना है। 1828 में ये खासी रिवोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट है संथाल रिवोल्यूशन। संथाल रिवोल्यूशन, संथाल विद्रोह जो था वो बंगाल और बिहार में हुआ। इंपॉर्टेंट है, सिद्धू और कान्हू नामक दो भाई थे, इन लोगों ने संथाल रिवोल्यूशन किया था। 1855 से लेके 56 तक ये चला था संथाल रिवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह, मुंडा रिवोल्यूशन। ये मुंडा रिवोल्यूशन जो है ये बिहार और झारखंड, ये जो क्षेत्र है यहां पर हुआ था। और बिरसा मुंडा ये इसके मुख्य लीडर थे। 1895 में ये स्टार्ट हुआ, 1900 ईस्वी तक ये चला। तो ये बिरसा मूवमेंट भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से नील मूवमेंट, नील आंदोलन, ये बंगाल में हुआ। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नामक दो ब्रदर्स थे जिन्होंने ये विद्रोह किया था 1859 में। इस तरीके से ये जो 7 मैंने मुख्य रिवोल्यूशंस बताए ट्राइब्स के, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 2-4 और हैं जिनके नाम हम आपको बताते हैं। इसमें जो और बाकी के बचे हुए मूवमेंट्स हैं, रिवोल्यूशंस हैं ट्राइब्स के, वो हम आपको बताते हैं। जैसे नील के बाद आपको हमने एक और बताता हूं, मोपाला, मोपाला, मोपाला विद्रोह। और ये मोपाला विद्रोह जो था, रिवोल्यूशन था, ये मालाबार क्षेत्र, मालाबार, ये केरल में पड़ता है, केरल क्षेत्र में, केरल में। और ये याद रखिएगा, और ये अली मुसलियार, अली मुसलियार ये मेन लीडर थे मोपाला विद्रोह के। ये पूछा जाता है और कब हुआ था, तो 1836 से लेके 51 तक ये मूवमेंट चला था। तो अगर पूछ देता है कि मोपाला रिवोल्यूशन कहां पे हुआ था,
तो मोपाला रिवॉल्यूशन मालाबार केरला में हुआ था, अली मुसलियार इसके मेन लीडर थे और 1836 से लेके 51 तक ये मोपाला रिवॉल्यूशन हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट जो है पॉइंट आपका इसी तरीके से कूका मूवमेंट, कूका कूका आंदोलन, कूका आंदोलन। ये जो कूका आंदोलन है बच्चों, ये पंजाब क्षेत्र में हुआ था, पंजाब में, ये ध्यान रखिएगा, कूका मूवमेंट पंजाब में हुआ था। भगत जवाहर मल, भगत जवाहर मल इसके मेन लीडर थे कूका मूवमेंट के, और ये 1840 से लेके 1872 तक चला। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कूका मूवमेंट कब हुआ और किधर हुआ। तो कूका मूवमेंट पंजाब में भगत जवाहर मल इसके मुख्य लीडर थे और 1840 से लेके 1872 तक ये चला था। कूका मूवमेंट के बाद एक और मूवमेंट है जो कभी कभी पूछा जाता है, आया हुआ भी है, रंपा मूवमेंट, रंपा विद्रोह, रंपा मूवमेंट रिवॉल्यूशन। ये जो हुआ था ये आंध्र प्रदेश में हुआ था, आंध्र प्रदेश में, ये ध्यान रखिएगा। और इसके जो लीडर थे, इसके लीडर थे सीताराम राजू, इसके मुख्य लीडर थे सीताराम राजू, ये ध्यान रखना है। और 1879 में ये स्टार्ट हुआ। तो रंपा रिवॉल्यूशन जो था आंध्रा में हुआ, सीताराम राजू ने 1879 में इसको किया था, ये हमें ध्यान देना है। तो अगर ये भी क्वेश्चन आ जाता है तो भी आपको ये तैयार रखना है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो कि अक्सर पूछे जाते हैं और पेपर में आए हुए हैं, इन्हें आपको याद रखने हैं। तो अब इसी कड़ी में जनजाति यानी ट्राइब्स मूवमेंट के बाद हम आपको एक नई चीज बताते हैं, सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। कई बार पूछा गया है, सामाजिक व धार्मिक सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अंतर्गत कई ऐसे मूवमेंट्स हुए थे, सोशल और रिलीजियन रिफॉर्म्स इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, कई मूवमेंट्स हुए थे। उसी में एक मूवमेंट का नाम है ब्रह्म समाज। बच्चों, ब्रह्म समाज से प्रश्न आता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1920 यानी 20 अगस्त 1920 में। कहां हुई थी? कोलकाता में हुई थी। कौन थे इसके फाउंडर? राजा राम मोहन राय इसके फाउंडर थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। और राजा राम मोहन राय की कौन सी पत्रिका थी? संवाद कौमुदी। ये मिरातुल अखबार, ये भी एक इंपॉर्टेंट पत्रिका इनकी होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों ही पत्रिकाएं ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय की हैं, इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय को और किन किन नामों से जाना जाता है मैं बता दूं। ये अगर प्रश्न आ गया कि ब्रह्म समाज कब स्टैब्लिश्ड हुआ, तो 20 अगस्त 1920 में हुआ। विच प्लेस? तो कोलकाता। फाउंडर राजा राम मोहन राय एंड फेमस मैगजीन संवाद कौमुदी एंड मिरातुल अखबार, ये इंपॉर्टेंट है। और इनके विषय में मैं बता दूं, राजा राम मोहन राय को कई नामों से जाना जाता था, जैसे इनकी उपनाम में एक नाम आता है भारतीय पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण का पिता या मसीहा,
इस नाम से भी राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। और इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने 1814 में आत्मीय सभा एक संगठन है, इसकी स्थापना की थी। ये पूछा जाता है कभी कभी, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। और राजा राम मोहन राय के मर जाने के बाद राजा राम मोहन राय की जो डेथ हुई थी इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में मृत्यु हुई। कब हुई थी भाई? 1833 में हुई। 1833 में इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई, राजा राम मोहन राय की, ये याद रखिएगा। और आगे चल के राजा राम मोहन राय जो थे, ये इनके डेथ के बाद देखा जाए अगर, तो ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया था। तो दो भागों में ब्रह्म समाज के बढ़ जाने पर ब्रह्म समाज जो था वो दो भागों में बढ़ गया। ये जो सबसे पहले जो बना ब्रह्म समाज का जो विभाजन हुआ उसे कहा गया आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज 1865 में ये बना, 1865 में। और इसके थे देवेंद्र नाथ टैगोर, ये इसके मुख्य लीडर बने आदि ब्रह्म समाज के। तो ब्रह्म समाज डिवाइड हुआ था, उसके बाद आदि ब्रह्म समाज आया 1865 में, देवेंद्रनाथ टैगोर इसके हेड बने। और एक दूसरा जो पार्ट था वो केशव चंद्र सेन के लीडरशिप में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के नाम से ये बना। तो सीधे सीधे अगर कर लें कि केशव चंद्र सेन ने साधारण ब्रह्म समाज इस्टेब्लिश किया, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर ने, और साधारण ब्रह्म समाज जो स्टेबल किया था वो केशव चंद्र सेन ने स्टेबल किया। तो पूछा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। और साधारण ब्रह्म समाज की जो रूपरेखा थी आनंद बोस ने बनाया था। तो अगर प्रश्न आता है यहां से तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज के ये जो राजा राम मोहन राय थे, इनके विषय में मैंने पहले भी बताया था कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, ये जो टाइटल है, मुगल शासक अकबर सेकंड ने दिया था। और मुगल शासक अकबर सेकंड ने अपनी पेंशन की बढ़ोतरी करवाने के लिए राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था। और जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए तो वहीं इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक इस प्लेस पर 1833 में राजा राम मोहन राय की डेथ हो गई। राजा राम मोहन राय के विषय में और भी हमने आपको बताया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल था, जिसको मैंने पढ़ाया आपको, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में राजा राम मोहन राय ने 1829 में सामाजिक कुप्रथा सती प्रथा का विरोध किया और विलियम बेंटिक के को सुझाव दिया कि सती प्रथा पे बैन लगाई जाए। और बाद में विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के हेल्प से 1829 में सती पैक्ट, जो सती एक्ट था, सती सिस्टम था, उसको बैन कर दिया गया लीगल रूप से। तो राजा राम मोहन राय एक तरीके से देखा जाए तो एक बहुत बड़े प्रतिभावान व्यक्ति थे, बहुत बड़े सामाजिक सोशल रिफॉर्मर थे, और जिन्होंने कई बुराइयों को दूर किया समाज से, जो रूढ़िवादी चीजें थी दूर किया। वेस्टर्न एजुकेशन के पक्षधर थे वो, पश्चात शिक्षा को ज्यादा अंग्रेजी शिक्षा पे जोर देते थे राजा राम मोहन राय। तो ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट है राजा राम मोहन राय के विषय में जो हमने आपको बताया, और अक्सर ब्रह्म समाज से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ब्रह्म समाज से इतना ही। अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें ब्रह्म समाज के बाद जो आता है उसका नाम है आर्य समाज। क्या आता है अगला इंपॉर्टेंट पार्ट? आर्य समाज। आर्य समाज के विषय में अगर बात करा जाए, आर्य समाज के विषय में, तो ब्रह्म समाज की तरह यह भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है आर्य समाज। और इसकी स्थापना, इसका जो बिल्डअप हुआ था, इसके जो फाउंडर थे, स्थापना इसकी जो हुई थी 1875 में मुंबई में हुई थी, मुंबई में।
1875 में। और कौन किया था? संस्थापक जो थे, संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती इसके फाउंडर थे। हमें ध्यान देना होगा, आर्य समाज जो था, आर्य समाज नामक जो ऑर्गेनाइजेशन था, इसके फाउंडर जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और ये फाउंड हुआ था 1875 में मुंबई में। और इसी आर्य समाज का एक प्रसिद्ध नारा ये था, गो टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, गो टू वेदास। ये फेमस स्लोगन जो था आर्य समाज का था। और एक फेमस मैगजीन थी आर्य समाज की जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। अगर ये प्रश्न आ जाए कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी बुक है, तो सत्यार्थ प्रकाश आपके स्वामी दयानंद सरस्वती की बुक है। और वेदों की ओर लौटो, गो टू वेदास, ये किसका स्लोगन है? तो आर्य समाजियों का, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती का है। और आर्य समाज स्टैब्लिश किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया, मुंबई में किया। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सारे के सारे ये कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, ये ध्यान रखिएगा। एक कभी कभी आ जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने और क्या किया था, एक शुद्धि आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन चलाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि मूवमेंट भी स्टार्ट करा था, यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी आप याद रखिएगा शुद्धि मूवमेंट के विषय में। और इन्होंने कहा था, एक नारा था स्वामी दयानंद सरस्वती का, वो था भारतीयों के लिए है, भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है। ये आता है नारा कि किसने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है? तो आर्य समाजियों के द्वारा कहा गया था। और ये कहने वाले जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे आप। तो ये सारी की सारी बातें जो थी आर्य समाज से थी। और पूछा जाता है, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि लाहौर में आर्य समाज की स्थापना किसने की? लाहौर में आर्य समाज की स्थापना भी की गई थी, वहां पर भी आर्य समाज की शाखा थी, ये हमें ध्यान देना होगा। और लाहौर में लाला हंसराज, लाहौर में लाला हंसराज ने 1886 में 1886 में डीएवी कॉलेज एस्टेब्लिश किया था। किसने किया था? लाला हंसराज ने लाहौर में किया था। कहां पे? लाहौर में 1886 में दयानंद एंग्लो वेरिएंटल कॉलेज, डीएवी कॉलेज की स्थापना करी थी। अगर प्रश्न आता है तो यह भी आपको ध्यान रखना होगा। और आगे चल के एक आर्य समाजी थे जिनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। ये आर्य समाजी थे स्वामी श्रद्धानंद। इन्होंने 1902 ईस्वी में स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी, ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, गुरुकुल कांगड़ी में एक गुरुकुल की स्थापना की थी। गुरुकुल की स्थापना की थी स्वामी श्रद्धानंद ने। तो ये प्रश्न अगर आता है तो आपको ध्यान रखना होगा, पूछा जाता है अक्सर। और कभी कभी आ जाता है कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो फर्स्ट टाइम स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट टाइम स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया।
लाहौर में किसने डीएवी कॉलेज स्टेब्लिश किया फर्स्ट टाइम? तो 1886 में लाला हंसराज ने। 1902 में उत्तराखंड में गुरुकुल इंस्टीट्यूट किसने स्टेब्लिश किया? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। ये सब लोग आर्य समाजी थे, आर्य समाज से इंक्लूडेड थे। तो ये आपको ध्यान रखने होंगे, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और यहां से क्या प्रश्न आता है, पूछा जाता है कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? क्या भारत का मार्टिन लूथर? तो भारत का मार्टिन लूथर, भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपको ध्यान देना होगा, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। और 30 अक्टूबर, कब? 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी में अजमेर में विषपान के कारण दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है, ये आपको ध्यान देना होगा। अगर पूछ दिया कि मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती की डेथ कैसे हुई थी? तो 30 अक्टूबर 1883 में अजमेर ये जो स्थान है वो राजस्थान का है, और वहीं पर विषपान के कारण इनकी डेथ हो गई थी। तो इस तरीके से आपका आर्य समाज से आने वाले जो बीएड एंट्रेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके समाप्त होते हैं। इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। इसी क्रम में एक और जो महत्वपूर्ण संगठन है जिसका नाम है प्रार्थना समाज। 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से भी आता है, प्रार्थना समाज, प्रार्थना सोसाइटी। यहां से भी एक क्वेश्चन आता है कि केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में ईस्वी में 1867 में बंबई में किसने की? संस्थापक, फाउंडर जिसको बोलते हैं, संस्थापक आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे। ये 2 ऐसे लोग हैं, आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे। इन दोनों लोगों ने प्रार्थना समाज को इस्टेब्लिश किया 1867 में मुंबई में। और किससे प्रेरित होके? तो केशव चंद्र सेन से प्रेरित होके। तो प्रश्न ये आता हुआ है, पूछा गया है, इसे भी याद रखिएगा और इम्पोर्टेंट है। और ये जो एमजी रनाडे हैं, इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे बोला जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। सुकरात ऑफ महाराष्ट्र महादेव गोविंद रनाडे, ये याद रखिएगा। तो प्रार्थना समाज या प्रार्थना सोसाइटी से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से एक नया जो आता है आपका, हमने बताया एक नया टॉपिक इसी से रिलेटेड है। वो नया टॉपिक है आपका रामकृष्ण मिशन। ये रामकृष्ण मिशन जो टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो पहले तो ध्यान लीजिए 1897 ईस्वी में। कहां पे हुई? कोलकाता में हुई। और संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक जो होते हैं
ये आपको ध्यान देना होगा। इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। इंपॉर्टेंट है। विवेकानंद के गुरु का नाम विवेकानंद के गुरु का नाम विवेकानंद के गुरु का जो नाम है, विवेकानंद के गुरु का नाम आपका सीधे तौर पर देखा जाए तो ये रामकृष्ण परमहंस था। रामकृष्ण परमहंस, ये ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद के टीचर का नाम है, गुरु का नाम प्रश्न आता है। इसी तरीके से पूछ देता है कि विवेकानंद के बचपन का नाम, विवेकानंद के बचपन का नाम, ये जो नाम था नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र दत्त, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विवेकानंद के बचपन का नाम जो था नरेंद्र दत्त था और इनके टीचर का जो नाम था रामकृष्ण परमहंस था। और फाउंडर रामकृष्ण मिशन के कौन थे? स्वामी विवेकानंद। कब स्टेबल हुआ? 1897 में कोलकाता में। विवेकानंद के शिष्या का नाम, विवेकानंद के महिला शिष्या का नाम, वोमेन स्टूडेंट इनकी जो थी वो थी सिस्टर निवेदिता। प्रश्न आ जाता है, यह याद रखिएगा, सिस्टर निवेदिता थी। और इंपॉर्टेंट है ये भी, सीधे सीधे अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन आता है विवेकानंद से कि विवेकानंद एक सम्मेलन में भाग लेने गए थे, लेकिन उसको ध्यान देने से पहले इतना टॉपिक आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। पहला कि 1897 में कोलकाता में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ रामकृष्ण मिशन। दूसरा, फाउंडर इनके स्वामी विवेकानंद थे। विवेकानंद के टीचर का नाम रामकृष्ण परमहंस था। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। और विवेकानंद के महिला शिष्या का नाम, जो वोमेन स्टूडेंट थी, वो सिस्टर निवेदिता थी, जो फॉरेनर थी, वो भारत में ही रह गई और यहाँ पर विवेकानंद के साथ समाज सेवा में, सोशल वर्क में वो हमेशा लगी रही। विवेकानंद जो थे वह, उनके विषय में मैं और बता दूं बातें जो कि क्वेश्चन में आता है। विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। पूछा जाता है अक्सर कि ये जो डेलीगेशन था कब गए थे, कैसे गए थे। तो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद फर्स्ट वर्ल्ड रिलीजन सम्मेलन यानी आपके सेमिनार के अंतर्गत पार्टिसिपेट करने के लिए 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर भारत की ओर से गए थे। भारत की ओर से गए थे। तो ये ध्यान रखना है, अगर पूछ दिया कि फर्स्ट वर्ल्ड रिलीजियन डेलीगेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए स्वामी विवेकानंद कब गए थे, तो 11 सितंबर 1893 में। और कहां पर गए थे, तो अमेरिका के शिकागो सिटी में गए थे। यहाँ पर उन्होंने शून्य के ऊपर अपने भाषण दिए थे। पूरा विश्व इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। इन्होंने भारत की संस्कृति और भारत की युवा वर्ग के ऊपर ज्यादा अपने विचार रखे। तो एक तरीके से देखा जाए तो विवेकानंद का जो पूरा समूल कॉन्सेप्ट था यही था। वो ज्यादा से ज्यादा अपनी संस्कृति, अपने देश के लिए अच्छा काम करना चाहते थे। इसीलिए विवेकानंद से जो क्वेश्चन, ये तो आता ही है इतना, और अगला जो क्वेश्चन बनता है वो ध्यान रखिएगा। विवेकानंद से एक और क्वेश्चन आता है इसी तरीके से। क्वेश्चन ये आता है कि बताएं
आधुनिक आधुनिक राष्ट्रीय आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन 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 का आध्यात्मिक पिता आध्यात्मिक पिता किसे कहा जाता है? तो विवेकानंद को कहा जाता है। ये ध्यान रखिए, मॉडर्न नेशन मूवमेंट का रिलीजियन फादर अगर किसी को कहा जाता है तो वह स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। और विवेकानंद के विषय में ये जितनी भी चीजें हमने आपको बताई ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और कभी कभी आ जाता है कि जो विवेकानंद की महिला शिष्या यानी स्टूडेंट, लेडी स्टूडेंट जो थी, इसका ये कहां की रहने वाली थी? आयरलैंड की थी और आयरिश थी। और इसका नाम क्या था? मार्गरेट नोबल। इंडिया में इसे सिस्टर निवेदिता कहा जाता था। सिस्टर निवेदिता, है ना, ध्यान रखिएगा। ये इंडिया में इसे सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता था। ये विवेकानंद की आयरिश स्टूडेंट थी, शिष्या थी, मार्गरेट नोबल। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसे भी आपको याद रखना है। अब इसी क्रम में जो अगला टॉपिक आपका होगा वो अगला टॉपिक आपका है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी ध्यान रखिएगा। यहां से भी, इस ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे पहला की स्थापना कब हुई? 1875 में हुई स्थापना, ये ध्यान रखिएगा। कहां पे हुई? अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई थी, ये ध्यान रखना है। और संस्थापक कौन थे? संस्थापक इसके जो थे, तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो 1875 में स्टैब्लिश्ड हुई, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में स्टैब्लिश्ड हुई। और इसका जो फाउंडर था थियोसॉफिकल सोसाइटी का, उनका नाम है मैडम ब्लावटस्की और कर्नल अलकाट, ये दो फाउंडर्स होते हैं। और अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय इसका मद्रास के अडयार में स्थापित हुआ। यह भी ध्यान हमें देना है, मद्रास के अडयार में कब स्थापित हुआ था? ये 1882 में हुआ। तो आपको पहले तो ये ध्यान रखना है, अगर पूछता है इंटरनेशनल लेवल पे अगर पूछता है थियोसॉफिकल सोसाइटी व्हेन दे एस्टैब्लिश्ड, तो 1875 में अमेरिका नियर न्यूयॉर्क सिटी, एंड फाउंडर मैडम ब्लावटस्की एंड कर्नल अलकाट, एंड इंटरनेशनल हेडक्वार्टर मद्रास अडयार 1882। तो आपको ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से तैयार रखने हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के। और एनी बेसेंट ने भारत में इसका प्रचार प्रसार किया। यह भी ध्यान रखिएगा। एनी बेसेंट इसकी मेंबर थी जो भारत में इसका प्रचार प्रसार उन्होंने किया था। प्रश्न आता है तो ध्यान रखेंगे। हमने इसके पहले भी थियोसॉफिकल सोसाइटी में एनी बेसेंट के आगमन से पहले भी एनी बेसेंट के विषय में कुछ बातें बताई थी। जैसे हमने बताया था कि इन्होंने मद्रास में
होम रूल लीग इस्टेब्लिश किया था। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में CHS स्कूल की स्थापना की। CHS स्कूल की स्थापना की। किसने ये स्थापना की थी? ये संस्थापक थी एनी बेसेंट। ये ध्यान रखना होगा, एनी बेसेंट को बसंता देवी के नाम से भी जाना जाता है। बसंता देवी के नाम से भी एनी बेसेंट को इंडिया में जाना गया है। इसी बनारस में बसंता महाविद्यालय स्टैब्लिश हुआ है इन्हीं के नाम से। न्यू काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है बनारस यूनिवर्सिटी जो BHU है, BHU के अंदर जो न्यू काशी विश्वनाथ टेम्पल है, उनकी दीवारों पर भी बसंता देवी के नाम से इनका नामकरण है। सेंट्रल हिंदू स्कूल CHS, सेंट्रल हिंदू स्कूल के अंदर भी नाम शिलापट्ट पे बसंता देवी मिलता है नाम। तो ध्यान रखना है, एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल एस्टेब्लिश किया था और पूछा जाता है, यह ध्यान रखना होगा। और आगे चल के 1960 में यानी 1916 में इसी सेंट्रल हिंदू स्कूल को बड़े लेवल में पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का विस्तार किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में उसका विस्तार किया। यानी एक तरीके से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का पुरातन जो रूप है वो सेंट्रल हिंदू स्कूल ही है। सेंट्रल हिंदू स्कूल से ही एक बड़ा रूप में आया बनारस हिंदू स्कूल यूनिवर्सिटी। तो यह ध्यान रखना है आपको। सीधे तौर पर अगर आ जाता है यहां से क्वेश्चंस तो आप कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट है। यंग बंगाल आंदोलन पूछा जाता है कब हुआ था ये स्टार्ट, तो 1828 में प्रारंभ हुआ यंग बंगाल मूवमेंट। और इसके लीडर कौन थे? लीडर अगर पूछ देता है तो हेनरी विवियन डेरिजियो, ये इनका नाम है पूरा का पूरा। ये एक अध्यापक थे, टीचर थे, हेनरी विवियन डेरिजियो, जिन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया था 1828 में। ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। और ये हिंदू कॉलेज में अध्यापक थे, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज में अध्यापक थे, टीचर थे, अध्यापक थे। हिंदू कॉलेज की स्थापना के विषय में, फाउंडिंग के विषय में भी पूछा जाता है कभी कभी। तो नाम अक्सर आता है कि किसने करा था, तो राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर, ये दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने हिंदू कॉलेज की नींव रखी थी, कोलकाता में इस्टेब्लिश किया था। डेविड हेयर एंड राजा राम मोहन राय ने। ये ध्यान रखिएगा, पूछ देता है कभी कभी, तो इंपॉर्टेंट है। और अगर कभी पूछ दे कि मॉडर्न इंडिया का फर्स्ट नेशनलिस्ट कवि, पोएट, मॉडर्न इंडिया का फर्स्ट नेशनलिस्ट कवि, प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हेनरी विवियन डेरिजियो को। हेनरी विवियन डेरिजियो को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यंग बंगाल से यही प्रश्न आते हैं, आपको इसको याद रख लेना है। यंग बंगाल वाले मूवमेंट से जो आते हैं क्वेश्चन। यंग बंगाल के बाद जो नया अगला पार्ट है वो है धर्म सभा। कभी कभी 1 मार्क्स के धर्म सभा से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। व्हेन द एस्टेब्लिश्ड, तो 1830 में स्थापना इसकी हुई थी। और वो वाज द फाउंडर, तो संस्थापक इसके थे, संस्थापक राधाकांत देव, ये याद रखना। तो फाउंडर राधाकांत देव थे इसके। और एक जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस संगठन ने
सती प्रथा का समर्थन किया था। सती प्रथा का समर्थन किया। ये आपको ध्यान देना होगा। सती प्रथा का समर्थन किसने किया भाई? सती प्रथा का समर्थन किया था किसने? राधाकांत देव ने, यानी धर्म सभा ने। यानी अगर पूछ देता है, मैक्सिमम लोगों ने तो सती प्रथा के अगेंस्ट वर्क किया था, लेकिन सती प्रथा को एक्सेप्ट करने का काम धर्म सभा ने किया, यानी वो इसको सही मानता था। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आप याद रखिएगा। अगला जो नेक्स्ट है आपका देव समाज। नेक्स्ट टॉपिक इसी तरीके की है, एक छोटी सी, देव समाज। देव समाज से भी क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं कि स्थापना कब हुई थी? तो 1887 में ये स्टेबल हुआ था। कहाँ पे? लाहौर में। लाहौर में स्टेबल हुआ देव समाज। और फाउंडर इसके थे, संस्थापक इसके थे शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री। ये आपको ध्यान देना होगा। अगर आपसे पूछ दिया कि देव सोसाइटी या देव समाज का फाउंडर कौन है, तो शिव नारायण अग्निहोत्री को माना जाता है। और कितने इसके हैं टोटल इसके ये प्लेस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है देव समाज का? तो लाहौर में। और व्हेन द इस्टेब्लिश, तो 1887 में। तो यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखने हैं। इसी तरीके से एक और टॉपिक आती है सर्वेंट इंडिया ऑफ सोसाइटी। इसके विषय में भी क्वेश्चन आया हुआ, पूछा हुआ है। दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये आपको ध्यान रखना होगा। दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये कब स्टैब्लिश्ड हुई थी, पूछा जाता है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1905 में हुई थी। और दूसरा चीज कहाँ पे हुई थी? बंबई में। और फाउंडर कौन था इसका? संस्थापक थे इसके गोपाल कृष्ण गोखले। ये हमें ध्यान देना है। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे इसके संस्थापक थे किसके? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। स्थापना 1905, प्लेस बंबई। और फाउंडर हो गए आपके गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये ध्यान रखना है, यहां से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको ये कर लेना है। अगला जो मूवमेंट है वो अलीगढ़ मूवमेंट है। अलीगढ़ आंदोलन के विषय में मैं बता देता हूं। अलीगढ़ मूवमेंट अगला है। यहां से भी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं अलीगढ़ मूवमेंट से। तो अलीगढ़ मूवमेंट आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन का पूछा जाता है कि किसने स्टार्ट किया था? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां इसके प्रारंभकर्ता थे। प्रारंभ किया था इन्होंने, ये ध्यान रखना हुआ। और इन्होंने क्या किया था? 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल विश्वविद्यालय स्थापित किया था, फाउंड किया था। पूछ देगा कि अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल जो यूनिवर्सिटी है
ये स्कूल है, विश्वविद्यालय नहीं है, ओरिएंटल स्कूल है ये। When they established, तो 1875 में ये स्टैबल हुआ था, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। ये ध्यान रखना है आपको। और इसी का नाम 1920 में 1920 ईस्वी में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पढ़ा। हम यहाँ सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो सर सैयद अहमद खां जो थे, जो उन्होंने 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल स्टैब्लिश किया था, इसी को 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में जाने लगा। यानी अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अगर मैं पूछूं व्हेन द एस्टैब्लिश तो 1920, और अगर पूछूं कि अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल व्हेन द एस्टैब्लिश तो 1875। किसने किया? सर सैयद अहमद खान ने किया। तो ये इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, आपको यह ध्यान देना होगा। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने जो अभी आपको बताया, यहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आपको इसे अच्छे से याद कर लेने हैं। इसी क्रम में आपको मैं और एक मोमेंट बताता हूं, अहमदिया आंदोलन, अहमदिया मोमेंट, अहमदिया आंदोलन। ये हुआ था 1889 में, ये ध्यान रखना है। और इसके मुख्य नेता जो थे, इसके मुख्य लीडर जो थे, मिर्जा गुलाम अहमद थे। मिर्जा गुलाम अहमद, ये ध्यान रखना है। मिर्जा गुलाम अहमद थे। अहमदिया मूवमेंट के 1889 में हुआ था ये मूवमेंट। मिर्जा गुलाम अहमद इसके मेन लीडर थे। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, अहमदिया मूवमेंट 1889 में। तो अक्सर ये क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा। अहमदिया मूवमेंट के बाद एक नया मूवमेंट एक और पूछा जाता है, देवबंद मूवमेंट आंदोलन। देवबंद मूवमेंट या आंदोलन ये कब हुआ था पूछ दिया जाता है। तो इसका टाइम पीरियड है 1866 से लेके 67 तक के बीच में हुआ था। और इसके जो मुख्य नेता या लीडर, उनका एक का नाम है मोहम्मद कासिम नौनौतवी, और दूसरे का जो नाम है रशीद अहमद गंगोही। ये भी ध्यान रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। पूछा था देवबंद मूवमेंट व्हेन दे स्टार्ट 1866 टू 67, मेन लीडर मोहम्मद कासिम नौनौतवी एंड रशीद अहमद गंगोही। ये दोनों लीडर होते हैं जो कि इन्होंने, ये देवबंद ये प्लेस है, एक जगह है ये देवबंद, यह स्थान है, कहाँ पे है? सहारनपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? सहारनपुर में स्थित है। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देवबंद एक स्थान है जहां पर मोहम्मद कासिम नौनौतवी, रशीद अहमद गंगोही ने मुस्लिम धर्म में सुधार हेतु काम किए थे। 1866 में ये स्टार्ट हुआ था। देवबंद प्लेस पे ये शुरुआत हुई थी, इसलिए इसे देवबंद मूवमेंट के रूप में भी जाना गया। तो ये क्वेश्चंस आता है। और इसी क्रम में मैं आपको कुछ सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ एक्ट बताता हूं, कुछ कानून बताता हूं जिसको अंग्रेजों ने अपने समय में स्टेबल किया था। कुछ ऐसे कानून जो अंग्रेजों के द्वारा बने हुए थे और जिसको
सोशल रिफॉर्म के लिए बनाया गया था। जैसा हमने बताया था कि सबसे पहला अगर कानून, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, सती प्रथा। हमने बताया था ये बैन हुआ था 1829 में, और लॉर्ड विलियम बेंटिक था जो इसको बैन कराया था। इसी तरीके से एक और जो है अंग्रेजों के द्वारा बैन हुआ था, विधवा पुनर्विवाह पुनर्विवाह पुनर्विवाह। ये हमारे स्केल की स्याही थोड़ी कम हो गई है, मैं अभी इसको सही कर लेता हूँ। विधवा पुनर्विवाह ये 1856 में ये हुआ, और इस समय में लॉर्ड कैनिंग था भारत में हेड। हमें यह ध्यान देना होगा कि सती सिस्टम जो था वो जब बना, सती सिस्टम बना 1829 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक था इस लॉ को बनाने वाला, सती सिस्टम को बैन कर दिया, और उसमें उनका सहयोग राजा राम मोहन राय ने किया था। दूसरा है वीडो रीमैरिज एक्ट, जिसको बोलते हैं वीडो रीमैरिज एक्ट, 1856 में हुआ था, और लॉर्ड कैनिंग जो थे उन्होंने वीडो रीमैरिज एक्ट को इन्होंने क्या किया था, बैन, इसको परमिशन दी थी कि अब विधवा पुनर्विवाह भी हो सकता है। जो लोग विधवा हो गई हैं वो लोग दोबारा शादी कर सकती हैं। और इसी तरीके से 1899 में डी के कर्वे था, 1899 में डी के कर्वे था, जिन्होंने क्या करा कि विधवाओं के लिए आश्रम इस्टेब्लिश किया। ये भी आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है अक्सर। एक और है इसी तरीके का, शिशुवध प्रतिबंध। ये जो हुआ था काम हुआ था, सीधे सीधे कह लें 1795 में वेले जली के समय में। और एक है आपका नेटिव मैरिज एक्ट एक है। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में हुआ था, और इसको अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज भी बोला जाता है, अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज भी बोला जाता है। और ये नॉर्थ ब्रुक के समय में हुआ था, नॉर्थ ब्रुक के समय में, कि अब कोई भी अंतरजातीय विवाह कर सकता है। और ये लास्ट आपका है एज ऑफ कंसेंट एक्ट, और ये हुआ था 1891 में। इसमें हुआ था कि 12, ये जो हुआ था इसमें लेंस डाउन, इसमें नियम था कि 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं की जा सकती थी। तो हम आपको बता दें, सती प्रथा 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक, विडो रीमैरिज एक्ट 1856 लॉर्ड कैनिंग के समय में बना था। ये शिशुवध प्रतिबंध, यानी छोटे बच्चों को मारना नहीं है, 1795 में वेलेजली ने बनाया था। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में बना था, नॉर्थ ब्रुक के समय में, जिसको इंटरकास्ट मैरिज कहा जाता है। और एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में लैंसडाउन के टाइम में हुआ था, और 12 वर्ष से कम उम्र के लोगों की शादी नहीं की जा सकती थी। और इसी तरीके से एक शारदा एक्ट था, शारदा एक्ट, ये आपका शारदा एक्ट का जो टाइमिंग था 1929 था। हरिविलास शारदा थे इसमें, और इसमें यह नियम था कि जो जिन लड़कियों की उम्र 14 वर्ष से
14 वर्ष नहीं हुई है उनकी शादी नहीं की जा सकती। यानी लड़कों की उम्र सीधे सीधे कर दी गई थी 18 वर्ष और लड़कियों की उम्र 14 वर्ष होना अत्यंत जरूरी था, तभी जाके विवाह हो सकता था। तो शारदा एक्ट भी बाल विवाह से ही संबंधित है यह एक्ट। तो इतने सारे एक्ट जो हैं ये सब अंग्रेजों के द्वारा रिफॉर्म्स किए गए हैं, कानून बनाए गए थे। अक्सर बीए बीएड एंट्रेंस में कहीं ना कहीं शारदा एक्ट कब पारित हुआ, किससे रिलेटेड है, ऐसे करके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब अगली टॉपिक जो छुटी हुई है वो हम अगले क्लास में आपको बताएंगे।